वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यार, आज से ये फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा एमपी जेल प्रहरी के लिए विज्ञान, ठीक है, साइंस, जिसमें हर एक जो लेक्चर होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। और ये 25 क्वेश्चन के साथ हम जितने भी अदर जो एक्स्ट्रा डेटा हम या बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस 30 क्वेश्चन के बहाने कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन हमारे पर लेक्चर में कंप्लीट जरूर होंगे और कम से कम 100 तो जरूर होंगे। और यदि आप ये पूरी लेक्चर सीरीज, मतलब ठीक है, ये लेक्चर सीरीज में हम समथिंग 1 से 1,500 क्वेश्चन जो है वो बायो के करेंगे, उसके बाद समथिंग 1000 फिजिक्स के और 1000 करेंगे हम रसायन विज्ञान के, मतलब समथिंग 3000 से 3500 क्वेश्चन हमारे टोटल कंप्लीट होंगे। और इतने क्वेश्चन के साथ जो एडिशनल जानकारी होगी तो इसमें हम इतना कुछ पढ़ चुके होंगे कि हमको अदर और चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और एनसीईआरटी बेस को विशेष ध्यान में रखते हुए करा है, ठीक है। तो आप लेक्चर अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी चीजें इसमें नहीं मिलेगी, नए क्वेश्चन मिलेंगे। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप खुद से आंसर जरूर लगाएं और उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर को देखें, तो इससे ज्यादा बेटर होगा, आपकी नॉलेज भी चेक होते रहेगी, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर खुम्स, सेकंड है खमीर, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर फफूंदी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सेवाल, ठीक है। आप सभी लोगों ने राइट आंसर लगा लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, फफूंदी, ठीक है। जो पेनिसिलिन होता है ये किससे निकाला जाता है, तो फफूंदी से निकाला जाता है। इसकी एडिशनल जानकारी की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पेनिसिलिन है, ठीक है, इसकी खोज की थी यार सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, याद रखिएगा अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर नाम सुन लो यार बस, है ना, क्योंकि पेन की थोड़ी हैबिट नहीं है मुझे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी और डेट भी याद रखिएगा 1929, ठीक है। 7th क्लास में आपको मिल जाएगा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1829। और पेनिसिलिन निकाला जाता है किससे, फफूंदी से। एक चीज और याद रखना कि जो फफूंदी है जिससे पेनिसिलिन निकालते हैं उस फफूंदी का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे क्या निकाला जाता है, तो पेनिसिलिन निकाला जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो पेनिसिलिन है, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। और पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा। और एंटीबायोटिक क्या होता है, तो एक ऐसी दवा जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कराने के बाद, ठीक है, जो रोग, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई जीवाणु वृद्धि कर रहा है तो उसकी वृद्धि को रोक देता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो भी जीवाणु है वो वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। और एक चीज और याद रखना जो कि पेनिसिलिन है, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी एंटीबायोटिक होती है ये चीजें भी याद रखना, क्योंकि अगर हम इसे पढ़ने जाएंगे तो हमें डेटा कहीं कहीं मिलेगा। इसलिए जो एंटीबायोटिक है वो हमेशा और हमेशा कवक और जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों से, सॉरी, जो एंटीबायोटिक है वो एंटीबायोटिक हमेशा और हमेशा कवक और जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सी, एंटीबायोटिक दवा। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर कि एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो देखो यार, अभी हमने प्रतिजैविक की बात करी, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो पहला ऑप्शन यहां दे रखा है, वह WBC के उत्पादन को बढ़ाता है। सेकंड ऑप्शन है वह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है। और थर्ड ऑप्शन है वह जीवाणु के विरुद्ध आविष बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन है वह जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, हमने क्या बताया था कि जो प्रतिजैविक होते हैं, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन भी एक प्रतिजैविक था, तो ये जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो प्रतिजैविक की अगर हम बात करें तो यार, और प्रतिजैविक तो हम एक जानते हैं पेनिसिलिन है, ठीक है, एक क्या है पेनिसिलिन, और नाम याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसेटिन। तो 3 प्रतिजैविक के मैंने नाम बताए, तीनों के नाम याद रखिएगा, मेरे साथ साथ रिवीजन कर लो। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसेटिन, तीनों के तीनों क्या है, प्रतिजैविक हो जाएंगे, जिनको एंटीबायोटिक बोलते हैं। और एंटीबायोटिक की दवा हमेशा और हमेशा कवक और जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ हो जाएगा कि रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है, ठीक है। तो जो रक्त का स्कंदन होता है इसमें कौन सहायता करता है, तो पहला ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, सेकंड ऑप्शन है रक्त प्लेटलेट्स, थर्ड ऑप्शन है मोनोसाइट और फोर्थ ऑप्शन है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ राइट आंसर की जो रक्त स्कंदन में कौन सहायक करता है, मतलब रक्त स्कंदन मीन्स हो जाएगा रक्त का थक्का जमना, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक करता है, तो
रक्त प्लेटलेट्स सहायता करती है, या फिर हम बोलेंगे विटामिन के, इसका नाम सुना ही होगा आपने, विटामिन के सहायता करता है, ठीक है। और अगर यहाँ रक्त की बात हो रही तो हम अगर आरबीसी की बात करें यहाँ, ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसके जीवन काल की बात करें तो 3 से 5 दिन हो जाएगा, ठीक है। और ये आरबीसी मरती कहाँ पर है, तो प्लीहा में मरती है, ठीक है। और इनका निर्माण कहाँ होता है, किनका, आरबीसी का, तो अस्थि मज्जा में। सारी चीजें याद रखना कि आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, मरती है प्लीहा में, और रक्त स्कंदन में सहायक कौन करता है, तो रक्त प्लेटलेट्स करती है, या फिर विटामिन के करता है, ठीक है। और आरबीसी का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। वहीं पर एक होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन, ठीक है। ये चीजें भी याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो 4 तत्व दे रखे हैं, मैग्नीज, ठीक है, Mn, ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा, Mn मैग्नीज, बोरान बी हो जाएगा, और तांबा हो जाएगा, कॉपर जिसको बोलते हैं Cu, और मोलिब्डेनम, ठीक है, Mo। तो हम ये बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी को, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यार यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो बोरान है वो पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। यार क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा यहाँ की, प्रकृति में खुले रहने पर, ठीक है, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे जल्दी या सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है। मतलब ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसको अगर हम प्रकृति में खुला रख दें तो सबसे पहले खराब होगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि मृदु लकड़ी, सेकंड ऑप्शन है रेशेदार लकड़ी, थर्ड है रसदार लकड़ी, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कठोर लकड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, रसदार लकड़ी। तो हम ये बोल सकते हैं कि रसदार लकड़ी, आपने देखा होगा यार, आपके आइट साइड अगर कभी केले के पेड़ आपने देखे होंगे तो वो एक रसदार लकड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। लकड़ी तो नहीं होती, परंतु फिर भी साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो रसदार लकड़ी के अंतर्गत आता है। मतलब जितनी ज्यादा पानी की मात्रा होगी उतनी जल्दी वो खराब होगा। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि यार निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा है जो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पैरासीटामोल, सेकंड ऑप्शन है पेनिसिलिन, थर्ड ऑप्शन है यहाँ एम्पिसिलिन, और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरेनफेनिकॉल, ठीक है। अब ये चीज याद रखना है यार कि ये जो देखो यहाँ पर ये इस विशेष शब्द दिया है, पहले तो इसको देख लेते हैं उसके बाद आंसर देखते हैं। तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक इस प्रकार की प्रतिजैविक होती है कि अगर ये हमारे शरीर में इंजेक्ट करा दी जाए, मतलब हमारे शरीर में प्रवेश करा दी जाए, तो ये ऑटोमेटिक प्रतिजैविक हमारा शरीर खुद उत्पन्न करने लगता है, उसको बोलते हैं विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि एम्पिसिलिन होता है, ठीक है। जो एम्पिसिलिन होता है वो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है। मतलब हमारे शरीर में अगर इंजेक्ट करा दिया जाए तो हमारा शरीर खुद एक प्रतिजैविक या रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। तो आप और एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक की बात करें तो कुछ और भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, जिनके नाम मैं बता दे रहा हूं आपको। एमॉक्सिलिन, ठीक है, जो एमॉक्सिलिन है वो भी विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक के अंतर्गत आ जाएगा। सेकंड है यहाँ पर एम्पिसिलिन, थर्ड हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा टेरामाइसिन, ठीक है। तो एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन, टेरासाइक्लिन और टेरामाइसिन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा कि हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बने होते हैं, ठीक है। जो हमारे दांत होते हैं और अस्थियां होती है वो आमतौर पर किससे बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्राई कैल्शियम फास्फेट, सेकंड ऑप्शन है फ्लोरोपेटाइट, ठीक है, फ्लोरोपेटाइट, और थर्ड ऑप्शन है क्लोरोपेटाइट, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोलिथ, ठीक है। तो जो हमारे दांत और अस्थि है, ठीक है, दांत तो आपको पता ही है और अस्थि मतलब हड्डियां की बात कर रहा है, ठीक है, बोन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की जो हमारे दांत और अस्थियां हैं वो ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किससे अंगोला ऊन प्राप्त होता है। तो स्पेशली ये नाम याद रखना, अंगोला ऊन की बात हो रही है कि अंगोला ऊन हमें निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ खरगोश, सेकंड ऑप्शन है भेड़, थर्ड ऑप्शन है लोमड़ी, और फोर्थ ऑप्शन है बकरी, ठीक है। तो जो अंगोरा ऊन है वो प्राप्त होता है हमें बकरी से, और कौन सी बकरी से प्राप्त होता है, तो अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर।
ये भी याद रखिएगा कि जो अंगोरा है, ठीक है, जो अंगोरा नामक बकरी है, ये मध्य एशिया में पाई जाती है और इसी को कहा जाता है मोहेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। मतलब जो महिला है, फीमेल है, उनमें एक ऐसी बीमारी जो कि पुरुषों से अधिक मात्रा में होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है? तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा यार, पहला ऑप्शन है हृदय घनास्त्रता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जठर शोथ, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गठिया संधि शोथ और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गठिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, की जो महिलाएं हैं उनमें पुरुषों की अपेक्षा गठिया नामक रोग है वह होने के चांसेस अधिक होते हैं, ठीक है। और ये भी चीज याद रखिएगा कि ये जो गठिया रोग है क्या होता है, जो शरीर की जो हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, तो हड्डियों के जोड़ पर स्पेशली सिट्रिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल के जमा होने से ये हो जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल के जमा होने से हो जाता है और जब सिट्रिक अम्ल के जब क्रिस्टल जोड़ों पर बढ़ जाते हैं तो गठिया नामक रोग होता है और ये महिलाओं में होने के चांसेस अधिक होते हैं और अधिकतर महिलाओं में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 हो जाएगा कि यार पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, ठीक है। जो पीयूष ग्रंथि है वह कहाँ पर स्थित होती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क में, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गुर्दे में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जिगर में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आंत में। तो यार एक सिंपल क्वेश्चनों में से एक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। ये भी चीज याद रखिएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है वो, ठीक है, शरीर का ताप, भूख प्यास, लैंगिक आचरण और शरीर की सुरक्षा आदि पर नियंत्रण करती है, ठीक है। तो स्पेशली इन पॉइंटों को नोट करिए आप, ठीक है। शारीरिक ताप, भूख प्यास, लैंगिक आचरण और शरीर की सुरक्षा का नियंत्रण करती है कौन? तो पीयूष ग्रंथि, और इसे ही कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, ठीक है। किससे? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। एक चीज और याद रखिएगा कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, मतलब पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर किसको बोलते हैं? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो मास्टर ग्लैंड है, मतलब पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर है कौन? तो हाइपोथैलेमस। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में अन्य जो ग्रंथियां होती है उनको नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। और मास्टर ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर कौन? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 हो जाएगा यार कि स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा सीमा mg या फिर dl में क्या होती है, ठीक है। mg dl में क्या होती है मानव शरीर में सामान्य शर्करा की मात्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 70 से 100 के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा कि यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने, ठीक है, परिच्छेद करने पर, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई पेड़ है उसको हमने काट दिया ऐसा, और जब इस प्रकार से काटा तो हमें इस प्रकार से टोटल देखो 50 घेरे दिखाई देते हैं। जब अनुप्रस्थ हम इसको काटते हैं तो टोटल कितने घेरे दिखाई देते हैं? 50 घेरे दिखाई देते हैं। तो इस पेड़ की आयु कितनी है? तो हम ये आप जानते ही होंगे कि जितने घेरे प्राप्त होते हैं उतने पेड़ की आयु होती है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि पेड़ की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो इससे ये पेड़, अगर मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, ऐसा ये, ठीक है, और पेड़ को यहाँ से अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद काट देंगे और यहाँ पर ऐसे जब घेरे गिनते हैं और तो जितने घेरे होंगे उतने ही पेड़ की आयु होती है। सॉरी यहाँ 50 महीने है क्या यार? 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, सॉरी, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 हो जाएगा यार कि प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित या अतिशोधित रूप है, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ नोट करना है प्याज। तो प्याज क्या है यार? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पत्ता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा तना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जड़ और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो प्याज है यार वो होता है तना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। आपने प्याज देखा ही होगा, कुछ इस प्रकार से रहता है प्याज, ठीक है। और यहाँ पर ये रहती है उसकी जड़ें। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नीचे हो गई जड़ और ये क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि जो ये प्याज है ये खुद भी एक तना है, और भी सारी चीजें होती है तना, जैसे कि आलू हो गया, वो खुद अपने आप में तना है। और किस प्रकार का तना है? तो ये कंद तना हो जाएगा आलू। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हो जाएगा यार कि मक्के के परागकण कैसे होते हैं, ठीक है। परागकण कैसे होते हैं? तो स्वपरागण से, सेकंड ऑप्शन है कीटों द्वारा संकरण परागण से, और थर्ड ऑप्शन है
यहाँ पर हवा द्वारा संकरण परागण से, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वर्षा द्वारा संकरण परागण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हवा द्वारा संकरण परागण से मक्खे के परागण होते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसके जो। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा कि रेडियोलॉजी आंतों का सीधा एक्सरे किरणें फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते। ठीक है, जो मतलब जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो एक्सरे लेते हैं, वो आंत का सीधे एक्सरे क्यों नहीं लेते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ एक्स किरणें के एक्सपोजर से आंतें फट जाती है। सेकंड ऑप्शन है एक्स किरणें आंतों में होकर पार नहीं जा सकती। थर्ड ऑप्शन है एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों को पार कर निकल जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है एक्स किरणें के बहुत छोटे से एक्सपोजर से भी आंतों को कैंसर हो सकता है यार। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि जो एक्स किरण है वो हड्डी पर रुकती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ राइट आंसर की जो एक्स किरण है वो बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए, ठीक है, आंत से आर पार निकल जाती है, इसीलिए हम एक्स किरणें का यूज नहीं करते हैं। मतलब जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वह एक्स किरणों का यूज नहीं करता है आंत की स्थिति ज्ञात करने में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ हो जाएगा कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, ठीक है, स्पेशली डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थ में से किसकी कमी के कारण होता है। तो आपने पढ़ा है NaCl के कमी के कारण होता है, पर यहाँ NaCl ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर की जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए NaCl का घोल देते हैं, मतलब नमक का घोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंटों को पता होता है। तो पहला ऑप्शन चील, सेकंड मोर, थर्ड ऑप्शन है शुतुरमुर्ग और फोर्थ ऑप्शन है कीवी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की जो शुतुरमुर्ग होता है वह पक्षियों में सबसे या आकार में पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा यार कि परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है। ठीक है, मतलब सही कथन है, हमको छांटना है इसमें से कि परखनली शिशु जो होता है, ठीक है, नाम सुना ही होगा आपने, तो उसमें से इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। सेकंड ऑप्शन है भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में होता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो परखनली शिशु का संबंध ऑप्शन नंबर डी से होगा कि अंडे का निषेचन मां के शरीर के बाहर किया जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मां के शरीर से हम पहले अंडाशय ले लेते हैं, ठीक है, और हम जो पुरुष होते हैं उससे शुक्राणु ले लेते हैं और बाहर ही इसका निषेचन कर दिया जाता है। उसके बाद मां के गर्भाशय में इसे प्रवेश करा दिया जाता है। तो अंडे का निषेचन मां के शरीर के बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। इसे ही क्या कहा जाता है, परखनली शिशु। और अगर आपको इसको और जानना है तो यार एक मूवी अक्षय कुमार की, ठीक है, गुड न्यूज, ठीक है, अगर समय मिले आपको तो आप ये मूवी जरूर देखिएगा गुड न्यूज। तो गुड न्यूज अगर आप देखोगे तो आपको परखनली शिशु क्या होता है इसके बारे में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। समय मिले तो जरूर देखिएगा गुड न्यूज। क्वेश्चन नंबर 19वां यहाँ हो जाएगा कि किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है घेरा, सेकंड है ऊंचाई, थर्ड है विकास वलय और फोर्थ है सामान्य दिखाओ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की घेरे। जो हमने अभी ये क्वेश्चन देखा था कि विकास वलय इस प्रकार से जितने घेरे होते हैं वह उसी आधार पर हम उसकी आयु ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर 19वें का। सॉरी यार, विकास वलय की बात हो रही है ना, तो विकास वलय ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि जितने यहाँ पर विकास वलय बनेंगे, विकास वलय एक साल में एक बनता है, तो वृक्ष की आयु ज्ञात करना है तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। विकास वलय की गिनती करके हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ हो जाएगा कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो गुर्दे के रोग की बात हो रही है स्पेशली कि मानव शरीर में गुर्दे का रोग कौन से किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन जैसे कि यहाँ दे रखा है कैडमियम, सेकंड ऑप्शन है लोहा, थर्ड ऑप्शन है कोबाल्ट और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की कैडमियम। ठीक है, कैडमियम की अधिकता के कारण मानव के शरीर में गुर्दे का रोग होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21वां हो जाएगा कि किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। मतलब हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा पौधा है इन चारों में से जिसके फल
जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आलू, सेकंड ऑप्शन है गाजर, थर्ड ऑप्शन है यहाँ मूंगफली और फोर्थ ऑप्शन है प्याज। तो यार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की जो मूंगफली के फल है वो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और जो आलू हो जाएगा, आलू क्या होता है, तो आलू तना होता है, अभी हमने देखा। गाजर खुद एक तना होता है, ठीक है। और यहाँ प्याज क्या होता है, खुद भी एक तना होता है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं कि साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है, ठीक है। तो साइलेंट वैली में ऐसा कौन सा पशु है जो कि दुर्लभ है और नष्टप्राय है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कस्तूरी मृग, सेकंड ऑप्शन है चीता, थर्ड ऑप्शन है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गेंडा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू जो है वह दुर्लभ और नष्टप्राय पशु के अंतर्गत आ गया है। कहां पर है, तो ये साइलेंट वैली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा कि एक्स जीव विज्ञान, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सोलॉजी भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जीवित जीवों का बाह्य लक्षण, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर जीवन, थर्ड ऑप्शन है वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन और फोर्थ ऑप्शन है बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन की खोज। वैसे आगे और होगा जीवन की खोज। तो एक्स बायोलॉजी या फिर एक्सो जीव विज्ञान ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत आ जाएगा कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी है और अदर जितने भी प्लेनेट पाए जाते हैं तो वहां पर जीव की खोज के लिए जिस विज्ञान की जो शाखा है उसी विज्ञान की शाखा को बोलते हैं एक्सो जीव विज्ञान या फिर एक्स बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24वां हो जाएगा कि जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे खालिस्तान से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम जंतु है, हमें वह एंजाइम प्रणाली नहीं है जिससे हम खालिस्तान से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो यार हम जंतु है तो हम वसा से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पानी से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं तो फिर हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा क्यों खाते हैं, हम डायरेक्ट पानी से पानी पीते क्योंकि वो हमें फ्री में अवेलेबल होता है। इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो जंतु है वह हमारे में वह एंजाइम प्रणाली विकसित नहीं हुई है कि हम डायरेक्टली पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25वां हो जाएगा कि क्लोन, ठीक है। क्लोन खालिस्तान की कॉलोनी है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भिन्न भिन्न आकार वाली कोशिकाएं, सेकंड ऑप्शन है एक समान आकार वाली कोशिकाएं, थर्ड ऑप्शन है एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा भिन्न भिन्न अनुवांशिक संगठन की कोशिकाएं, ठीक है। तो जो क्लोन होता है वह होता है एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26वां होगा कि कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, ठीक है। जो कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं। तो पहला ऑप्शन है चिकने और शुष्क, सेकंड ऑप्शन है रुक्ष और चिपचिपे, थर्ड ऑप्शन है रुक्ष और शुष्क और फोर्थ ऑप्शन है बड़े और दिखने वाले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। कहने का मतलब जो अगर हम भुट्टे का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है, मक्के का पेड़, माइस की बात कर रहे हैं, है ना, माइस की, तो उसमें ऊपर जो रहते हैं वो परागकण इस प्रकार से लगे होते हैं जब वहां पर कीट आता है, ठीक है। वैसे तो उसमें हवा के द्वारा परागकणों का इधर से उधर होते हैं वो, परंतु जब यहाँ कीट आता है तो रुक्ष मतलब होता है एक खुरदुरे होना जो कि कीट पर चिपक जाते हैं और चिपचिपे होते हैं जिससे कीट पर चिपकते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं जिससे प्रजनन की क्रिया होती है पौधों में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर की कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण किस प्रकार के होते हैं, तो रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27वां हो जाएगा कि एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग खालिस्तान होता है, ठीक है। जो एस्बेस्टॉस होता है उसके द्वारा फैला रोग किस प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वात स्फीति, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा लकवा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अतिसार और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पेचिस, ठीक है। तो 27वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर अतिसार। क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा कि आंख में वर्ण दर्शन, ठीक है। आंख में वर्ण दर्शन मतलब कलर विजन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सक्तक कोट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दृढ़पटल कोट और यहाँ थर्ड ऑप्शन है
सलाका और फोर्थ ऑप्शन है शंकु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की आंख में वर्ण दर्शन या कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है, तो शंकु की मौजूदगी से प्रभावित होता है। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ व्यक्ति की जो आंख होती है, आंखों में सभी रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती, उसे वर्णांधता भी कहते हैं। ठीक है, और वर्णांधता कई प्रकार और स्तर की हो सकती है। यह रेटिना की शंक्वाकार या शंकु कोशिका में विभिन्न दोषों पर निर्भर करती है, और वर्णांधता अनुवांशिकी बीमारी होती है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता, और यह बीमारी से ग्रसित लोगों को हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती है। ठीक है, स्पेशली याद रखना, हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती है जिनको वर्णांधता होता है। क्वेश्चन नंबर 29वां हो जाएगा कि चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो चाय पत्तियों के संसाधन, क्या वैसे यहाँ संशोधन था, ठीक है, संशोधन होना चाहिए यार। तो चाय पत्तियों के संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बेलन, सेकंड ऑप्शन है शुष्कन, थर्ड ऑप्शन है किण्वन और फोर्थ ऑप्शन है म्लानन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर की जब हम चाय पत्ती के चाय के पेड़ से, ठीक है, मतलब चाय पत्ती का जो पेड़ होता है या फिर हम ये बोल सकते हैं झाड़ी होती है, वहां से घर तक आते हैं, हमारे घर तक जो चाय पत्ती पहुंचती है उसमें कभी भी किण्वन की क्रिया नहीं करते। अगर किण्वन की क्रिया कर रहे होते हैं मतलब हम एल्कोहल बना रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की चाय की पत्तियों का जो संशोधन होता है उसमें बेलन होता है, शुष्कन होता है और म्लानन होता है, परंतु किण्वन की क्रिया नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 30वां हो जाएगा कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कलाप कहाँ चलता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कुछ कमी है या फिर आप चाहते हैं कि और कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है, तो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और आने वाले लेक्चर में आपको सारी चीजें दिखाई देगी। ठीक है, परंतु फिर भी लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।